Hello everyone, my name is Akash. Welcome back to a new video. Before moving to our today's lecture, today is 25th July. Today, Tunisia, a North African country, got independence, and unfortunately, today Harry Warner from Warner Brothers died at age of 81. So today we'll see Political Science Unit 1, the problem of India and their solution, from Karnataka State Board Class 10. In this chapter we learn some Indian problems and their solution. हम देखेंगे कुछ भारतीय समस्या और उनके समाधान. इनमें से आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, discrimination. There are three bases in discrimination: the gender, caste and regional inequalities or regional waste, corruption, communalism, terrorism and the corporate strategy. Let us now see the first paragraph. India has faced numerous external and internal problems since 1947. इंडिया ने कई सारे एक्सटर्नल बाहरी और इंटरनल आंतरिक प्रॉब्लम्स देखे हैं इंडिपेंडेंस के बाद से. These problems have to be managed through efficient administration. इन्हें मैनेज किया जा सकता है सिर्फ efficient administration through. The support of citizens is needed for our democratic governments at the center, state and local levels. अब जो सपोर्ट है सिटीजन्स का वो मेन है हमारे गवर्नमेंट चलाने के लिए, सेंटर लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल्स पे भी. अब हम देखते हैं कि हमारे जो कंट्री को जो प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं उन्हें हमें पढ़ना चाहिए. क्या ये हमारा ड्यूटी है? तो यहाँ पे दिया है हाँ. वैसे भी एक्चुअली वो हाँ ही हमें पढ़ना चाहिए कि हमारा कंट्री में क्या हो रहा है, हमें पता होना चाहिए. वी नीड टू नो ऑल्सो फाइंड सम सोल्यूशंस टू देम. हमें अभी आप बोल रहे हो कि हम तो छोटे हैं भाई, हम क्यों पढ़े, हम कौन होते हैं सोल्यूशन निकालने वाले. आपको ये पता होना चाहिए कि 2-3 साल में आप भी गवर्नमेंट बिल्ड करने के प्रोसेस पे एक पार्ट रहोगे, आपको वोट देना है. सो अब क्या हमें करना चाहिए? मोस्ट ऑफ देम आर ह्यूमन मेड एंड नेशनल इमरजेंसीज. जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है वो खुद इंसानों ने ही बनाया और नेशनल इमरजेंसीज है. हेंस द नीड टू फाइंड रीजनेबल एंड ह्यूमन सोल्यूशन. अभी एक ह्यूमन जैसा ही हमें एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जो ह्यूमंस के लिए पॉसिबल हो. द सोल्यूशन इज़ टू बी फाउंड थ्रू गुड एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल रिफॉर्मेशन, फास्ट एंड एफिशिएंट जुडिशरी. अब यहाँ पे एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप जो बोलते हो उसे. हाउ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट इज फेस्ड थ्रू इंडिया शुड बी फाउंड. यहाँ पे एक मार्क का क्वेश्चन आता है. द सॉल्यूशंस इज टू बी फाउंड थ्रू गुड एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल रिफॉर्मेशन, फास्ट एंड एफिशिएंट जुडिशरी. ये 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, 2 मार्क के लिए भी आ सकता है. तो थोड़ा एक्सपांड करके लिखना होगा 2 मार्क के लिए आया तो. दिस सॉल्यूशन नीड टू बी बैक्ड बाय पीपल सपोर्ट. लेट अस नो मोर अबाउट द प्रॉब्लम्स. अब हम देखेंगे एक्चुअली या फिर प्रॉब्लम्स क्या है, थोड़ा डीपली पढ़ेंगे. सबसे पहला जो हम मानते हैं जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट. अब अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? हिंदी में अगर आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो जॉब नहीं मिल रही है, नो अपॉर्चुनिटीज़. जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. अगर हम थोड़ा डिटेल पढ़े या फिर टेक्स्ट बुक पढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट इज सिचुएशन वेयर अ पर्सन डज नॉट फाइंड वर्क इन अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी और क्वालिफिकेशन. अब पूछा गया 1 मार्क के लिए व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, तो यही लिखना. पूरे के पूरे 1 मार्क मिल जाएंगे. अगर 2 मार्क को आए तो थोड़ा ऐड कर देना. अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली ऐसा क्या है, एक सिचुएशन है जहाँ पे काम तो मिलता ही नहीं है, मिल रहा है लेकिन अकॉर्डिंग टू उनके कैपेसिटी के मुकाबले में वो सही नहीं है, क्वालिफ़िकेशन के लिए भी वो सही नहीं है. मतलब क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है और जॉब की जो है या फिर पेमेंट है या फिर जो भी काम है वो उनको नहीं लगता है कि उनके लेवल का है. अब इंडिया हैज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ बिग प्रॉब्लम. अब इंडिया के पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो
एक रीज़नेबल है, मतलब बोल सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है। अगर पॉपुलेशन कम होता तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम थोड़ी कम होती। यूजुअली द पॉपुलेशन एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी आर कंसिडर्ड एज द टू रीजन्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे भी एक मार्क क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर द रीजन्स दैट आर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। और पॉपुलेशन एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी हम लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप लिख सकते हैं पॉपुलेशन एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज 1 मार्क के लिए। अगर 2 मार्क के लिए पूछा तो इसको 1 पॉइंट में लिख देना और इसको 1 पॉइंट में लिख देना, हो गया 2 पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज टू, शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओवर डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर, ruined cottage industries and lack of skill based education employment has become huge problem। इनके अलावा मैंने कहा था मेन में लिखना है इसे, वाटर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स अगर 3 मार्क के लिए आ गया तो ये सब याद रखना होगा। ओवर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, ruined cottage industries, lack of skill based education, अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम। ये तो नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है एजुकेशन तक। अब ये जो आपने वर्ड सुना इसमें क्या है, अब हम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ही डिपेंडेंट है, एक हद से ज़्यादा डिपेंडेंट है, ये हमारा प्रॉब्लम है। फर्स्ट, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को हमने बहुत ख़राब कर दिया है। और सबसे मेन, स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं दिया जाता है, लैक मतलब कमी, स्किल बेस्ड एजुकेशन की कमी है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, अब हर 10 साल में सेंसस होते हैं, जैसे 2001 में हुआ था, 2011 में हुआ था, नेक्स्ट जो सेंसस होगा 2021 में होगा। हर 10 साल में सेंसस होते हैं और वो सेंसस के हिसाब से 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारी पॉवर्टी रेट थी 21.9%, जो कि ज़्यादा है। 21.9% 100% से बहुत कम है, लेकिन फिर भी ज़्यादा है। दिस इंडिकेट्स द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। In order to solve the poverty-related issues, both the central and state government have taken various measures to generate employment people। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों ने ही बहुत सारे मेजर्स निकाले हैं जिससे जनरेट हो एम्प्लॉयमेंट, काम अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो, वैसे वो ट्राई कर रहे हैं। अब कई सारे स्टेप्स लिए गए टू इम्प्रूव स्किल लेवल ऑफ द जॉब सीकर्स एंड दे कैन हैव बेटर एक्सेस टू द एम्प्लॉयमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं, जो लैक थी हम उस पर काम करें ताकि हम उसमें अच्छा हो जाए। प्रोवाइडिंग लोन्स सब्सिडी टू एनेबल पीपल टू एंगेज। अब हम लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेसेस, उसे हम बढ़ावा दे रहे हैं ताकि पॉवर्टी थोड़ी कम हो जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और खुद से एम्प्लॉयमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाए। इन रियलिटी, handicrafts and products created out of self-employment are unable to compete with the goods and created by globalized economy and thus have further complicated the issues of unemployment। अब असल बात क्या है कि जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बड़े बड़े कंपनीज या इंडस्ट्रीज़ के वजह से जो गुड्स आते हैं, उनके मुकाबले हैंडीक्राफ्ट थोड़ा कम ही जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, एक गारंटी वारंटी वगैरह सब हो जाती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ जा रही है, बिना वजह बढ़ जा रही है। हैंस द सॉल्यूशन इज़ टू इनिक्वेट वर्ल्ड का स्किल टू आवर पीपल सो दैट दे कम्पीट विद ग्लोबल प्रोडक्शंस। अब हमें खुद को इतना अच्छा डेवलप करना होगा कि वो ग्लोबल प्रोडक्शंस के साथ कम्पीट कर सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, एवरी सिटीजन ऑफ द country should be encouraged to indulge in one of the other employment by providing job oriented courses to all is another strategy to think on। अब इसके अलावा हर एक सिटीज़न, हर एक नागरिक को इनक्रेज करना चाहिए ताकि वो इंडल्ज हो या फिर एक नहीं तो अदर एम्प्लॉयमेंट में जाए, ना कि सब एक ही में जाए, और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को बढ़ावा दे। ये भी एक स्ट्रैटेजी है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड जो प्रॉब्लम है हमारे कंट्री के, वो है करप्शन। अब करप्शन क्या होता है, हिंदी में वैसे कहते हैं घूस देना। जी हाँ, घूस देना, लाइक देते हैं ना, हम बहुत लोग देते हैं
बहुत टाइम से चलता आ रहा है करप्शन। करप्शन क्या होता था, आप किसी को अपने काम को जल्दी कराने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे देते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे जो कहीं भी लीगल नहीं है, इलीगली दे रहे हो आप। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, करप्शन इज अनदर सोशल इवल इन द पब्लिक लाइफ ऑफ इंडिया। नाउ द करप्शन हैज़ स्प्रेड टू ऑल स्टेट ऑफ सोसाइटी। अब करप्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका है, हर फील्ड में आपको करप्शन मिलेगा। इतना ज़्यादा फैल चुका है कि एक ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे करप्शन ना हो। करप्शन हर जगह होता है। करप्शन मीन्स ऑफरिंग ब्राइब, घूस को आप ब्राइब बोलो, घूस मत लिखो, ब्राइब लिखो। फॉलोइंग एनी अदर इलीगल मीन्स टू अचीव सम इलीगल बेनिफिट्स, इलीगल बेनिफिट्स, बहुत सारे इलीगल बेनिफिट्स होते हैं हर चीज़ में। जैसे आपको कोई चीज़ हड़पनी होगी तो आप किसी को ब्राइब देके उस चीज़ को हड़प लोगे। ये एक्चुअली ये करप्शन है। आप मत करो करप्शन को, बढ़ावा मत दो, बंद कर दो करप्शन को। हमारा कंट्री करप्शन फ्री कंट्री बन रहा है, तो हम जो आने वाले सिटीजन्स हैं या फिर अभी के जो स्टूडेंट्स हैं, हमें इस पे काम करना होगा। अब ये जो है आपको ऐड कर लेना होगा इलीगल बेनिफिट्स तलक। करप्शन स्टेज अवे फ्रॉम द लीगल फ्रेमवर्क इन दिस ऑपरेशन। कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं रहता है। आप टैक्स नहीं भर रहे हो कि आपके पास एक रिसिप्ट होगा, आप घूस दे रहे हो, आपके पास कोई लीगल ऑपरेशन नहीं रहेगा। स्वीपिंग अवे ऑल दिस प्रोसीजर्स टू द नैरो पर्सनल गेन, आल्सो टर्म्ड एज करप्शन। अब क्या होता है, ये पर्सनल गेन के लिए करते हो आप, इससे कोई समाज को फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ फ़ायदा नहीं है, ये आपके पर्सनल गेन के लिए होता है। इट हैज़ बिकम अ कंटेजियस डिसीज़ इन पर्सनल लाइफ। अब इसे कंटेजियस डिसीज़ बोलते हैं। डिसीज़ तो नहीं है एक्चुअली, लेकिन डिसीज़ से कुछ कम भी नहीं है, हर जगह फैल रहा है। करप्शन इन्फ्लुएंसेस नेगेटिवली ऑन बोथ पर्सनल एज वेल एज द पब्लिक स्फीयर ऑफ लाइफ। करप्शन आपको नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव तो बहुत कम ही मिल सकता, मिलेगा ही नहीं। आई मीन पर्सनल स्फीयर और पब्लिक स्फीयर पे भी आपको मिलता है। It influences the economic, social and political life of a country negatively. अब ये एक एरिया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है, ये पूरी कंट्री को अफेक्ट करता है। ये बहुत ही मतलब एक नेगेटिवली कंट्री को अफेक्ट करता है, जिससे एक काला धब्बा पड़ जाता है कंट्री पे कि एक करप्ट कंट्री है। ये हमें नहीं करना है, हमें करप्शन को कैसे भी रोकना है। इट ऑल्सो मीन्स एन इमोरल थिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल एंगल। ये एक मॉरल नहीं है, इमोरल है। ये कुछ अच्छा काम नहीं है, बुरा ही काम है ये। करप्शन ऑफ पर्सनल एथिक्स और मोरालिटी हैपन्स इन द पर्सनल स्फीयर। करप्शन जो है एथिक्स और मोरालिटी की भी होती है पर्सनल स्फीयर पे, और पब्लिक स्फीयर पे ब्राइबरी, नेपोटिज्म, कास्ट फेवरेटिज्म एंड द इंटेंशनल स्लो डाउन ऑफ द वर्क अपीयर टू द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द करप्शन। अब यहाँ पे आपको फॉर्म्स ऑफ करप्शन दिया गया। अगर एक क्वेश्चन दिया राइट द फॉर्म्स ऑफ करप्शन, तो आप एक लिखो पर्सनल स्फीयर करप्शन, जिसमें आप लिखोगे पर्सनल एथिक्स एंड मोरालिटी। पब्लिक स्फीयर पे लिखोगे तो आप लिखोगे ब्राइबरी, नेपोटिज्म, कास्ट फेवरेटिज्म एंड इंटेंशनल स्लो डाउन। ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम ऑल दिस ईवल प्रैक्टिसेस सिंपली फाइंड इरोड्स टू द सोशल लाइफ। अब क्या होता है, यहाँ पे दे दिया है इलेक्शन के टाइम पे ये जो प्रैक्टिसेस है करप्शन के बहुत ज़्यादा, मतलब इन रोड, मतलब इन वर्क आते हैं, काम में लग जाते हैं करप्शन। पॉलिटिकल करप्शन लीड्स टू क्राइम। इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू करप्शन इन पब्लिक लाइफ एंड नरिशेस द मिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ ऑफिशियल्स। अब पॉलिटिकल करप्शन जो है वो एक क्राइम है, क्राइम को लीड करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मोटिवेशन, उसकी वजह से करप्शन के लिए मोटिवेशन भी मिलते हैं पब्लिक लाइफ में। और ये क्या नरिश करता है, मिस एडमिनिस्ट्रेशन को। ऑफिशियल्स मिस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उनके खुद के फ़ायदे के लिए देते हैं। थिंग्स लाइक टैक्स इवेशन, इलीगल और एडिंग, स्मगलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, चीटिंग, वायलेशन एंड इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड एम्प्लॉयमेंट चीटिंग ऑल फाइंड स्पेस इन दिस करप्शन। अब आप देख सकते हो, अभी आपने ऊपर देखा एक एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम देखा, अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट चीटिंग देखो। करप्शन में एम्प्लॉयमेंट चीटिंग आती है। एक प्रॉब्लम को सुधारने देख रहे उस पर करप्शन आके, यानी कि एक दूसरा प्रॉब्लम आके अड़चन डाल रहा है भाई, वाह। अब आप देखोगे
यहाँ पे स्पीयर्स दिया है, ये भी आप लिख सकते हो क्या क्या होता है। व्हाट आर दी इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल करप्शन, अगर आपको पूछा तो आप लिखो यहाँ से थिंग से लेके करप्शन तक, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि वो पूछा ही जाएगा 2 से 3 मार्क के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रूट आउट करप्शन बाय आइदर रिजेक्टिंग इट एट पर्सनल लेवल और जस्ट गोइंग अलॉन्ग विद इट। ये लाइन कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि आप करप्शन को इस मोमेंट पे झट से निकाल दो। आप इसे ना भी नहीं कह सकते पर्सनल लेवल पे, ना ही आप सोशल लेवल पे इसके साथ जा सकते हो। अब इट कैन बी रूटेड ओनली थ्रू अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक एथिक्स एंड मोरालिटी एंड पर्सनल कमिटमेंट। इसको आप रूट आउट कर सकते हो एक पब्लिक जो होती है उनके स्ट्रॉन्ग एथिक वैल्यूज़ और मोरालिटी होनी चाहिए उनके अंदर, और एक पर्सनल कमिटमेंट होना चाहिए कि हम ब्राइबरी नहीं करेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे करके। ऐसा जो विल पावर रहेगा उसकी वजह से हम करप्शन ख़त्म कर सकते हैं। मैनी आर टाइम्स नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी फॉर सेल्फिशनेस, ईगरनेस टू फाइंड और पर्सनल इमरजेंसीज एंड पर्सनल गेन लीड टू अ पर्सन टू एंगेज इन करप्शन। अब यहाँ पे रीजंस दिए हैं। अभी एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि सेल्फिशनेस होगा, ईगरनेस होगा, और ट्राई करेगा कि एक फेंड करेगा कि एक पर्सनल इमरजेंसीज को देखेगा, उसका पर्सनल गेन ज़्यादा हो। ये सब क्या करते हैं, करप्शन को लीड करते हैं। अब यहाँ पे पूछेगा व्हाट आर द रीजंस फॉर करप्शन बाय ह्यूमन, ऐसा कुछ पूछा, या फिर इंसान करप्शन क्यों करता है पूछा, तो आपको यहाँ से लिखना होगा इट्स अ natural human tendency for selfishness, eagerness to fend off personal emergencies and personal gain lead to a personal engage in corruption. The lack of strict provision and weak illegal informants leads to corruption. इतना लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएगा पूरे के पूरे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल विल और पब्लिक सपोर्ट इज इनएविटेबल फॉर टैकलिंग करप्शन। ये एक स्टेटमेंट है, ट्रू और फॉल्स पा सकता है। इसका मतलब एक पॉलिटिकल विलिंगनेस या विल पावर और पब्लिक सपोर्ट कम हो जाता है करप्शन को टैकल करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, एथिकल पॉलिटिकल लीडरशिप, गुड ऑफिसर्स एंड पॉलिटिकली अवेयर एजुकेटेड पब्लिक कैन वीड आउट ऑफ करप्शन। अब ये कह रहा है कि जो गुड ऑफिसर्स होते हैं, अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, पॉलिटिकल अवेयर और एजुकेटेड जो पब्लिक है, वही हमें करप्शन से बाहर निकाल सकती है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है जैसे लोकपाल, लोकायुक्ता कैन ब्रिंग आउट करप्शन ड्रास्टिकली। अच्छी तरीके से लोकपाल और लोकायुक्ता करप्शन को निकाल सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैन टेक अ लीड इन द डायरेक्शन by installing CCTV cameras in government offices and increasing efficiency of government work can also bring down the intensity of the corruption. अब यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ करप्शन ख़त्म करने के लिए हम लोग को CCTV कैमराज जो है हर गवर्नमेंट ऑफिस में लगा देना चाहिए। मेजर्स लाइक अवॉइडिंग हार्श पनिशमेंट फॉर करप्ट ऑफिशियल्स कैन आल्सो ब्रिंग इन सम चेंजेस। अब जो भी करप्शन करता है या फिर ब्राइब लेता है, उन्हें एकदम हार्श, एकदम बुरा पनिशमेंट देने से वो चेंज हो सकता है, लोगों के अंदर डर पैदा हो सकता है, वो लोग बंद कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कोर्ट्स एंड जजेस कैन आल्सो रीन दी करप्शन। इन नटशेल, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स आर नीडेड टू एड्रेस दिस बर्निंग सोशल प्रॉब्लम। अब इंक्रीज नंबर ऑफ कोर्ट्स तो हमारे कंट्री में कम है, उन कोर्ट्स के नंबर जो है उन्हें बढ़ा के, ज़्यादा जजेस ला के हम करप्शन को थोड़ा टैकल कर सकते हैं। तीसरा जो है पॉइंट, ये नया नहीं है, बहुत पुराने टाइम से चलने वाला एक प्रॉब्लम है, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। हिंदी में इसे कहते हैं भेदभाव। अब भेदभाव तो कई तरह के होते हैं, अभी हम देखते हैं इधर को कैसे क्या दिया गया है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट एंड रीजन इज़ मोस्ट एविडेंट इन इंडिया। अब 3 मेन जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं वो इंडिया में, वो है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड रीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इंडियन सोसाइटी इज़ मेड अप ऑफ पाट्रियार्चल वैल्यूज़। पाट्रियार्चल वैल्यूज़ से बना है हमारा इंडियन सोसाइटी, इसकी वजह से फादर को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इट डिस्क्रिमिनेट्स द रोल ऑफ वुमेन एंड मैन अकॉर्डेंस द पाट्रियार्चल वैल्यूज़। इसमें वुमेन को एम्पावर या फिर एक अच्छा स्टेटस नहीं दिया जाता। इनइक्वालिटीज आर देयर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन आवर सोसाइटी। इनइक्वालिटी भेदभाव है
मेन एंड वुमेन के बीच में हमारे सोसाइटी में। गवर्नमेंट इंडिया हैज़ अंडरटेकन वेरियस मेजर्स लाइक प्रोवाइडिंग रिजर्वेशंस इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट along with providing reservations in elections of local bodies to overcome this gender discrimination। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं ताकि वो इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर सके। उन्होंने एजुकेशन के लिए रिजर्वेशंस बनाए हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशंस बनाए हैं, रिजर्वेशंस के इलेक्शंस ऑफ लोकल बॉडीज़ में, और इट हैज़ रिजर्व 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकल इलेक्शन। अब कर्नाटका में 50% रिजर्वेशन हैज़ बीन गिवन टू वुमेन इन लोकल बॉडी इलेक्शंस। 50%, 50% जो है सीट से रिजर्व किए गए हैं सिर्फ वुमेन के लिए इलेक्शन में। विद दिस मेजर एफर्ट्स आर मेड टू एंड डिस्क्रिमिनेशन प्रेवलेंट बिटवीन जेंडर्स। ये जस्ट लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो अ चैलेंज टू इंडिया। अब यहाँ पे जेंडर ही नहीं, कास्ट के नाम पे भी भेदभाव होता है। इस चैलेंज जो है इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कास्ट सिस्टम इज द गिफ्ट टू इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम द एंशिएंट सोसाइटल सिस्टम बेस्ड ऑन द वर्ना। अब ये जो है हमारे को एक दान में मिला है, एक गिफ्ट है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को एक गिफ्ट है, कास्ट है, एकदम एंशिएंट टाइम से हम लोग को गिफ्ट मिला है वर्ना सिस्टम की वजह से। आपको पता है वर्ना सिस्टम के उसमें 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी के से ये आया है, वहीं से डिराइव हुआ है ये। Many measures have been undertaken in the Constitution itself to prevent caste-based discrimination. The right for equality and freedom have been included in the Part 3 of the Indian Constitution. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई पार्ट्स है, उसमें से पार्ट 3 में ये दिया गया है राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम, या फिर जो इक्वालिटी होनी चाहिए और फ्रीडम होनी चाहिए वो पार्ट 3 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। बट द कास्ट सिस्टम हैज़ कंटिन्यूड टू लिव इवन आफ्टर ऑल दिस एफर्ट्स। इसके बाद भी लोग ने सुधर रहे, कर रहे, ये कास्ट सिस्टम को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। दिस कैन नॉट बी सॉल्व ओनली with the legal interventions. In order to eradicate this system, the society also need to prepare itself for accept the change। ये जो है गवर्नमेंट जो लाती है पॉलिसीज़, उसकी वजह से ही कम नहीं होगा, हम लोगों को खुद से देन देनी होगी ताकि ये कम हो जाए। अब हम बढ़ते हैं रीजनल इनइक्वालिटी और रीजन बेस्ड। रीजन एक जगह, एरिया बेस्ड जो इनइक्वालिटी होती है, बेसिकली छोटी सी बात है कि अपने जगह को सुपीरियर मान के दूसरे जगह को इन्फीरियर मानना इज़ रीजनल इनइक्वालिटी और रीजनल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। रीजन इनइक्वालिटी इज़ लाइक जेंडर और कास्ट इनइक्वालिटी एंड हैज़ पोस्ड अ बिग चैलेंज टू इंडिया। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सम रीजन्स ऑफ द कंट्री हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस व्हाइल मेनी पार्ट्स हैव रिमेन्ड बैकवर्ड। अब बहुत सारे जो जगह है वो डेवलप हो गए, बहुत सारे नहीं हुए। इन ऑर्डर टू remove such inequalities, Article 371 has been amended from A to J. Through these amendments, backward regions have been given special status. In spite of all these measures, the region inequality problem has grown to such an extent that many are demanding independent state status for themselves. अब ये क्या कह रहा है, आर्टिकल 371 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें A to J लिखा है कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे बैकवर्ड रीजन्स को। इसके बावजूद रीजनल इक्वालिटी प्रॉब्लम अभी तक बढ़ते जा रही है। इन द लाइट ऑफ दिस डेवलपमेंट देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू इरेडिकेट रीजनल इम्बैलेंसेस ऑफ द कंट्री एज अर्ली एज पॉसिबल। ये जो भी इम्बैलेंसेस है या फिर जो डेवलपमेंट के जो इनइक्वालिटी हो रही है, जल्दी से जल्दी हमें ख़त्म करना चाहिए। अब कर्नाटका में, in Karnataka, in order to address the regional imbalances, a committee headed by DM Nanjundappa डप्पा या दप्पा है, मुझे ठीक से प्रोनाउंस करने को नहीं आ रहा है, DM Nanjundappa had given special report on various measures needed to solve the regional imbalances in 2002। अब एक कमेटी हेल्ड की गई थी कर्नाटका में नंजुंडप्पा थ्रू, जिन्होंने एक स्पेशल रिपोर्ट दिया था वेरियस मेजर्स जो उन्हें चाहिए थे कि इम्प्लीमेंट हो ताकि रीजनल इम्बैलेंसेस ख़त्म हो। वो हुआ था 2002 में। सम ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड रीजन्स ऑफ कर्नाटका हैव बीन अकॉर्डेड स्पेशल स्टेटस बाय एडिंग आर्टिकल 371J। अब बहुत सारे जो प्लेसेस हैं उनको स्पेशल स्टेटस मिला है आर्टिकल 371J के थ्रू।
अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। अब सेग्रीगेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड क्रिएटिंग हेट्रेड एंड कल्टिवेटिंग अपोजिट सेल्फ इंटरेस्ट कैन बी कॉल्ड एज कम्युनलिज्म। यहाँ बताया है कम्युनलिज्म क्या होता है। कम्युनलिज्म इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में। सेग्रीगेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन, जो इनइक्वालिटी होती है रिलीजन के नाम पे, और एक दूसरे के रिलीजन के नाम पे जो हेट क्रिएट होता है, और अपोजिट सेल्फ इंटरेस्ट जो क्रिएट होता है, उसे कहते हैं हम कम्युनलिज्म। इट क्रिएट्स टू सोशल डिफरेंसेस, ये जो है सोशल डिफरेंसेस पैदा करता है। म्यूचुअल सस्पेंशन पैदा करता है। फियर सिचुएशन, एक डर होता है सोसाइटी में। पॉलिटिकल कंपटीशन, सोशल ग्रुपिज्म एंड इकोनॉमिक हेट्रेड इज एक्सप्रेस्ड इन कम्युनलिज्म। अब एक मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ एक्सप्रेस्ड इन कम्युनलिज्म। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बहुत लोग ये नहीं पढ़ के जाते होंगे। पॉलिटिकल कंपटीशन, सोशल ग्रुपिज्म एंड इकोनॉमिक हेट्रेड, अगर आपको एक मार्क के लिए पूछते हैं वो क्वेश्चन, तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो। वरना अगर आपको ये 2 या 3 मार्क के लिए पूछते हैं, इनफैक्ट 3 मार्क के लिए नहीं पूछेंगे, 2 मार्क के लिए पूछते हैं, तो आप जो तीनों है, पॉलिटिकल कंपटीशन, सोशल ग्रुपिज्म और इकोनॉमिक हेट्रेड के लिए एक एक अलग अलग पॉइंट करके लिख दीजिए, आपको मिल जाएंगे मार्क्स। कम्युनलिज्म हैज़ द कैपेसिटी टू एंडेंजर द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। अब इसके पास इतनी ताकत है कि ये पूरी की पूरी यूनिटी को धड़ से गिरा सकता है कंट्री के। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब्स द पीस ऑफ द सोसाइटी, इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब ये क्या करता है, सिर्फ पीस या फिर शांति को डिस्टर्ब नहीं करता सोसाइटी के, इसके साथ ही ये डिस्ट्रक्शन भी लाता है पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी का। इट लीड्स टू म्यूचुअल एक्विजिशंस एंड फिजिकल असॉल्ट्स एंड अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। अब ये क्या कह रहा है, म्यूचुअल एक्विजिशंस होता है, फिजिकल असॉल्ट्स होता है, एंड अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी आते हैं इसके। कम्युनलिज्म पुट सेल्फ इंटरेस्ट अहेड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ये जो है ट्रू और फॉल्स के लिए भी आ सकता है, ये 100% ट्रू है। कम्युनलिज्म जो है सेल्फ इंटरेस्ट को आगे रखता है नेशनल इंटरेस्ट के आगे। सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि अपने रिलीजन को सुपीरियर मान के दूसरे रिलीजन्स को इन्फीरियर मानना, इज़ लाइक वन ऑफ दिस सेल्फ इंटरेस्ट्स। द कम्युनल फोर्सेस make attempts to increase their communal forces in the country. They attempt to preach their religion and also tend to be suspicious of other religion. अब वो अपने रिलीजन की जो अच्छी बातें वो तो प्रीच करते हैं, लेकिन सस्पिशियस होते हैं दूसरे रिलीजन्स के तरफ। This affects the unity of the nation. As a result, the country has to spend a lot of energy and maintain internal peace and order. इसकी वजह से नेशनल यूनिटी को बहुत बड़ा खतरा है, और ये रिज़ल्ट करता है कि कंट्री एक बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर दे इंटरनल पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ना कि इससे कोई डेवलपमेंट भी नहीं होती है कंट्री की, और हम अपने में उलझे रहते बढ़ते हैं एक तरफ। अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस आर नीडेड टू एड्रेस द चैलेंज पोस्ड बाय कम्युनलिज्म। हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, चैलेंजेस होते हैं कम्युनलिज्म के थ्रू। आइडियाज़ लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड, इक्वालिटी अमंग ऑल दी सिटीजन, सपोर्टिंग सेक्युलर वैल्यूज़ इन सोसाइटी एंड ट्रांसीडिंग नैरो थॉट्स इन फेवर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट कैन बी सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस दिए कम्युनलिज्म के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये इक्वालिटी अमंग ऑल सिटीजन्स, सपोर्टिंग सेक्युलर वैल्यूज़ इन सोसाइटी एंड ट्रांसीडिंग नैरो थॉट्स इन फेवर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ये है कुछ पॉइंट्स जो प्रिकॉशनरी पॉइंट्स अगर आपको लिखने हैं तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में। इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी could fuel the communalism. Attempts should be made to foster the faiths of all people and develop healthy national thoughts. Economic and social inequality should fuel the communalism. अब क्या है, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी, अगर पैसे और फाइनेंशियल इनइक्वालिटी और सोशली जो इनइक्वालिटी है वो कम्युनलिज्म के लिए बढ़ावा दे सकते हैं। प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू चेक कम्युनलिज्म एज इट वुड स्पॉइल इंटीग्रिटी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सिटीजन शुड कमिट देमसेल्व्स फॉर सेक्युलर सोसाइटी। प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए ताकि
ये क्योंकि कम्युनलिज्म जो है हमारी इंटीग्रिटी को डैमेज कर सकता है, इक्वालिटी को डैमेज कर सकता है, फ्रैटर्निटी और हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी जो है उसे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। अब सारे सिटीजन्स को जो है वो कमिट करना चाहिए एज ए सेक्युलर कि हम जो है दूसरे रिलीजन की तरफ टॉलरेंट रहेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ पे दिया गया है स्टेटस ऑफ वुमेन, वो हम नेक्स्ट जो पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आ रहा है। आप फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।